नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी तैयारी आपकी दोस्तों चल रही होगी। हमारी विशेष सीरीज़ उम्मीद करते हैं कि आपको मदद कर रही होगी। एकेडमिक एप्टीट्यूड की विशेष सीरीज़ हमारी दोस्तों शुरू हो चुकी है यूनिट नंबर 2 की। यूनिट 1 दोस्तों हमने आपको करवा दी है। इसके बाद यूनिट 2 की आपको टॉपिक वाइज सीरीज़ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी तक दोस्तों हमने इसकी 4 क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी है। लास्ट टॉपिक था दोस्तों पर्सनैलिटी। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका नाम है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। आज इसके कॉन्सेप्ट और बुद्धि की माप यानी कि इसके मेजरमेंट के बारे में जानेंगे। इसकी अवधारणा क्या है और बुद्धि का मेजरमेंट कैसे किया जाता है इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। टॉपिक दोस्तों थोड़ा सा लंबा रहेगा। अगली वीडियो में हम दोस्तों इसके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बार बार मैं यही कहूँगा कि क्लास को हमेशा पूरा देखा करो, तभी जाके आपको बेनिफिट मिलेगा और पूरा बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चंस आपके हो पाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसके अलावा हमारी क्लास की अगर रेगुलर अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लो, लिंक अबाउट सेक्शन में दिया गया है। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बुद्धि, अवधारणा और इसकी माप के बारे में। सबसे पहले बुद्धि की दोस्तों हम डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। देखिए बुद्धि दोस्तों एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन अपनी सामान्य बोलचाल भाषा में करते हैं। तेजी से सीखना, समझना, अच्छा स्मरण करने की क्षमता, तार्किक चिंतन करने के गुण, इन सभी को दोस्तों हम बुद्धि के नाम से दोस्तों जानते हैं। लेकिन मनोविज्ञान में बुद्धि शब्द का जो प्रयोग है इस सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ में लिया जाता है। सबसे पहले दोस्तों जो बोरिंग है, इन्होंने बुद्धि की औपचारिक परिभाषा दी थी और कहा कि बुद्धि परीक्षण जो मानता है वही दोस्तों बुद्धि होती है। बट दोस्तों ये जो परिभाषा है ये पूरी तरह से सही नहीं है, जो कि बुद्धि के सही स्वरूप को नहीं बता पाती, क्योंकि बुद्धि को मापने के लिए बहुत सारे परीक्षण हैं और इनमें से किस परीक्षण द्वारा किए गए मापन को बुद्धि कहा जाए इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो बोरिंग के बाद अनेक मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने बुद्धि को भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित करने की कोशिश करी है। सबसे पहले इन परिभाषाओं की दोस्तों हम बात करें तो इनको 3 श्रेणियों में दोस्तों बांटा गया है। पहली श्रेणी दोस्तों वो है कि जिसमें वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता के आधार पर बुद्धि को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। मतलब इस श्रेणी की परिभाषा के अनुसार जो व्यक्ति जितना जल्दी वातावरण के संग समायोजन कर लेता है उसकी बुद्धि उतनी ही तीव्र मानी जाती है। इसमें दूसरी श्रेणी की हम बात करें तो इसमें उन परिभाषाओं को रखा गया है जिसमें सीखने की क्षमता के रूप में बुद्धि को यहां पर परिभाषित किया गया है। यानी कि जिस व्यक्ति में यह क्षमता जितनी ज्यादा होगी, यानी कि सीखने की क्षमता सबसे ज्यादा होगी, वो उतना ही बुद्धिमान कहलाएगा। इसके बाद दोस्तों हम तीसरी श्रेणी की बात करें तो इसमें बुद्धि को अमूर्त चिंतन करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि जिसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी, जिस व्यक्ति में जितनी ये क्षमता अधिक होगी उसे उतना ही बुद्धिमान माना जाएगा। अब दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जानेंगे दोस्तों, जो कि इंटेलिजेंस पर दी गई हैं। और इन भाषाओं को दोस्तों आप समझ सकते हैं, ये परिभाषाओं को दोस्तों आप देखें तो ये इन्हीं 3 श्रेणियों में से एक के अंतर्गत दोस्तों आपको दिखती हुई मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे विश्लर की। 1939 में दोस्तों ये डेफिनेशन दी गई थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिंपली कहते हैं बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। यानी कि दोस्तों इन्होंने माना कि इंटेलिजेंस इज अ सेट और जनरल कैपेसिटी विद द हेल्प ऑफ विच अ पर्सन टेक पर्पसफुल एक्शन, थिंक्स क्रिटिकली एंड एडजस्ट इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपके समायोजन करने की जो क्षमता है प्रभावशाली तरीके से, उसी को दोस्तों यहाँ पर बुद्धि कहा जा रहा है। इसके बाद रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन, इनके द्वारा दोस्तों ये जो डेफिनेशन दी गई थी 1965 में, इनकी भी जो डेफिनेशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका कहना है कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक के संपूर्ण वर्ग से होता है या संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से आप कह सकते हैं, जो व्यक्ति में सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमताएं, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमताएं,
अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखाता है। यानी कि इनकी परिभाषा में देखा जाए तो सभी चीजें आपकी जुड़ी हुई हैं, समायोजन भी है, साथ साथ अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता भी दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रही है, और समस्या समाधान सूझ की क्षमता भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बेसिकली इस डेफिनेशन से ये तात्पर्य है, इंटेलिजेंस रिफर्स टू द एंटायर कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी which is ability of a person to solve problem through understanding and the ability to adjust to new situations, shows the ability to think abstractly and benefit from experience. So ये definition दोस्तों आपकी रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन के द्वारा दी गई है। इसके अलावा स्टोडार्ट के द्वारा भी दोस्तों 1941 में एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है। इनके द्वारा दोस्तों जो डेफिनेशन है उसके बारे में जान लेते हैं। बुद्धि उन क्रियाओं को समझने की क्षमता है जिनकी विशेषताएं हैं कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, मितव्यय। इसके अलावा किसी लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता, सामाजिक मान, मौलिकता की उत्पत्ति और कुछ परिस्थितियों में वैसी क्रियाओं को करना जो शक्ति की एकाग्रता और सामयिक कारकों का प्रतिरोध दिखाता है। यानी कि इंटेलेक्ट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दोज एक्शंस हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफिकल्टी, कॉम्प्लेक्सिटी, एब्स्ट्रैक्टनेस, इकोनॉमी, एडेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स अ गोल, सोशल वैल्यू, origin of originality and performing such action in certain circumstances which shows concentration of power and resistance to emotional factors। अब दोस्तों इन सभी परिभाषाओं का जब हम सामान्य विश्लेषण करते हैं तो हमें दोस्तों कुछ निष्कर्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो सभी परिभाषाएं दोस्तों इनकी विशेषताएं हैं कि इनमें बुद्धि को कई तरह की क्षमताओं का योग माना गया है, और इसीलिए दोस्तों ये जो परिभाषा है वो अपने आप में काफ़ी प्रचलित है। और इनका अगर हम सामान्य विश्लेषण करें तो हमें क्या क्या फैक्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बुद्धि में किसी एक प्रकार की क्षमता नहीं होती, इसमें कई प्रकार की क्षमताएं होती हैं, इसलिए क्षमताओं का पूर्ण योग ही बुद्धि कहलाता है। इसके अलावा बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्या के समाधान में सूझ का सहारा लेता है, यानी कि इंसाइट का सहारा लेता है। यानी कि बुद्धि के सहारे व्यक्ति अगर किसी भी समस्या का समाधान करना चाहता है तो वो सूझबूझ का सहारा लेता है। इसके बाद बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, यानी कि पर्पसफुल एक्ट करता है। कोई भी व्यक्ति है वो जितना अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक क्रियाएं करेगा उसे उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाएगा। और कोई व्यक्ति है जो निरर्थक क्रियाएं कर रहा है, उद्देश्यहीन, यानी कि जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, उस व्यक्ति को कम बुद्धिमान समझा जाएगा। यानी कि बुद्धि का स्वरूप ऐसा होता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, जिनका कोई ना कोई पर्पस होता है। इसके अलावा बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन या अनुकूलन करने में मदद करता है। अगर कोई भी अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति होगा वो अपने आप को किसी भी वातावरण में सही तरीके से समायोजित कर लेगा, और इन व्यक्तियों की जो समायोजन क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है। कम बुद्धि वाले व्यक्ति में इस तरह की समायोजन क्षमता नहीं पाई जाती है, वातावरण के संग वो समायोजन नहीं कर पाते। इसके अलावा बुद्धि से व्यक्ति में विवेकशील चिंतन तथा अमूर्त चिंतन करने में भी मदद मिलती है। यानी कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा उसमें सोचने एवं चिंतन करने का तरीका विवेकपूर्ण होगा, तर्कपूर्ण होगा, युक्ति संगत होगा, और इनकी अमूर्त चिंतन करने की क्षमता भी काफ़ी अधिक होगी। कम बुद्धि वाले जो लोग हैं उनका चिंतन अविवेकपूर्ण और तर्कहीन होगा, और उनमें अमूर्त चिंतन करने की क्षमता भी काफ़ी कम होगी। इसके अलावा जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो प्रायः जटिल और कठिन कार्य को समझ कर करते हैं, और इनके कार्यों में मौलिकता अधिक होती है। यानी कि इंटेलिजेंट पीपल ऑफन डू डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टास्क आफ्टर अंडरस्टैंडिंग देम, एंड देयर इज मोर ओरिजिनलिटी इन देयर वर्क। इसका मतलब है कि इनके कार्यों में मौलिकता अधिक दिखाई देती है। कठिन और जटिल कार्य को ये अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसको करते हैं, सो इसलिए वहां पर ओरिजिनलिटी दिखाई देती है। तो
इतना तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट है कि जो बुद्धि का जो स्वरूप होता है वो कुछ ऐसा है कि किसी एक कारक या क्षमता के आधार पर इसको नहीं समझा जा सकता है। भिन्न भिन्न प्रकार की दोस्तों बुद्धि में क्षमताएं होती हैं। अब दोस्तों जैसे हम बात करें, इस पर कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना अध्ययन किया। जैसे थर्स्टन है, थर्स्टन ने 1938 में अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि बुद्धि में कुल 7 ऐसी क्षमताएं होती हैं, यानी कि 7 एबिलिटीज होती हैं, जिन्हें प्रधान मानसिक क्षमताएं भी या प्राइमरी मेंटल एबिलिटी भी दोस्तों से बोला जाता है। इसके बाद फिर जो गिलफोर्ड थे, 1967 में ही बुद्धि में कुल 150 ऐसी क्षमताओं के बारे में बताया। इसके अलावा फिर दोस्तों वर्नन थे, इन्होंने 1969 में बुद्धि के संप्रत्यय के 3 अर्थ दोस्तों बताए। इन्होंने ये बताया, अब 3 जो अर्थ हैं बुद्धि के संप्रत्यय, उसके बारे में दोस्तों थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस एज अ जेनेटिक एबिलिटी। इसमें सिंपल सा अर्थ है, इस अर्थ में बुद्धि पूर्णतः वंशानुगत होती है, यानी कि इसमें हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है। इसको बेसिकली हैब ने बुद्धि ए कहा है, या इंटेलिजेंस टाइप ए इसको बोला गया है। तो एक तरह का दोस्तों ये क्या है, जीनोटाइपिक प्रकार है बुद्धि का, और इसमें बुद्धि को व्यक्ति का अनुवांशिक गुण ही माना जाता है। तो यानी कि जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि। इसके अलावा अगला है प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस एज ऑब्जर्व बिहेवियर। अब इस अर्थ में बुद्धि व्यक्ति के जीन्स और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होती है। अब इसे हेब ने बुद्धि बी टाइप बोला है, यानी कि यहां पर जो बुद्धि है वो वंशान, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण, उन दोनों की अंतःक्रिया, उनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा, उनका दोस्तों परिणाम होगी। इसको दोस्तों हम फेनोटाइप प्रारूप बोलते हैं। इसके अलावा परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि, परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि यानी कि बेसिकली आप इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि वो बुद्धि जो कि बुद्धि परीक्षण मापता है, उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है, क्रियात्मक परीक्षा है या क्रियात्मक परिभाषा है बुद्धि की। तो इस अर्थ में बुद्धि एक क्रियात्मक परिभाषा दी गई, और इस अर्थ में बुद्धि वही है जो कि बुद्धि परीक्षण मापता है। इसे दोस्तों हेब्स ने बुद्धि सी की संज्ञा दी है, या बुद्धि या इंटेलिजेंस सी की दोस्तों इसको संज्ञा दी गई है। अब दोस्तों हम जानेंगे बुद्धि के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे वर्गीकरण, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया है। वो है E.L. थॉर्नडाइक का बुद्धि वर्गीकरण। तो बुद्धि के दोस्तों इनके द्वारा 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि, और तीसरा है मूर्त बुद्धि, यानी कि सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, और इसके अलावा कंक्रीट इंटेलिजेंस। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे सामाजिक बुद्धि क्या होती है, यानी कि सोशल इंटेलिजेंस। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी सामान्य मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के को ठीक ढंग से समझता है तथा व्यवहार कुशलता भी दिखाता है। अब जो ऐसे लोग होते हैं, इनका सामाजिक संबंध काफ़ी अच्छा होता है तथा समाज में इनकी प्रतिष्ठा भी काफ़ी होती है, और इनमें सामाजिक कौशलता भी उच्च स्तर की होती है। ऐसे ही व्यक्तियों को जिनमें इस तरह की बुद्धि होती है उसको हम सामाजिक बुद्धि बोला जाता है। अब जिन व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि होगी दोस्तों, वो अन्य लोगों के संग प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की क्षमता रखते हैं, अच्छा आचरण करने की क्षमता रखते हैं, समाज के अन्य लोगों के संग मिलजुल कर सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की क्षमता दोस्तों रखते हैं। और बेसिकली ऐसी बुद्धि से ही व्यक्ति को जीवन में सफलता भी मिलती है, व्यवहारिक सफलता दोस्तों इसमें मिलती है, और सामाजिक जीवन भी दोस्तों इनका सफल होता है। बात करेंगे दोस्तों सामाजिक बुद्धि के मापने की। तो सामाजिक बुद्धि के मापन में अगर मैं भारतीय दृष्टिकोण से मैं बात करूं, तो भारत में दोस्तों जो घोष हैं 1959 में बंगाली भाषा में सामाजिक बुद्धि को मापने के लिए एक परीक्षण का निर्माण इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा गंगोपाध्याय थे, 1974 में भी सामाजिक बुद्धि को मापने के लिए परीक्षण का दोस्तों इनके द्वारा निर्माण किया गया। इसके अलावा अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर गिलफोर्ड और बर्क है, इन्होंने 1926 में, क्रॉनबैक ने 1979 में सोशल इंटेलिजेंस को मापने के लिए
परीक्षण का विकास किया था। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप की बुद्धि है थॉर्नडाइक के द्वारा जो बताई गई है उसका नाम है अमूर्त बुद्धि यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता को ही अमूर्त बुद्धि दोस्तों बोला जाता है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द, प्रतीक तथा अन्य अमूर्त चीजों के सहारे अच्छे से चिंतन कर लेता है। और इस ढंग की जो क्षमता है दोस्तों वो दार्शनिक, कलाकारों, कहानीकारों आदि में अधिक होती है। ऐसे लोग प्रायः अपने विचारों से दोस्तों बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, यानी कि विचारों और कल्पनाओं में ही बड़ी बड़ी आप समस्याओं का यहाँ पर समाधान कर लेते हैं। और जो छात्र जिनकी अमूर्त बुद्धि दोस्तों अधिक होती है उनका एकेडमिक अचीवमेंट भी दोस्तों बहुत अधिक होता है। और जिनमें अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वे हमेशा सफल कलाकार, कहानीकार, गणितज्ञ बनते हैं। तो जिन छात्रों में दोस्तों अमूर्त बुद्धि अधिक होगी उनकी शैक्षिक उपलब्धियां भी श्रेष्ठ होंगी। और जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि अधिक होगी वो कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ, कहानीकार आदि बनते हैं। टर्मन 1937 के अनुसार दोस्तों अमूर्त बुद्धि का महत्व छात्रों के अन्य दूसरी तरह की बुद्धि से अधिक होता है। अमूर्त बुद्धि को कुछ लोगों ने सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा है, यानी कि दोस्तों इसको थियोरेटिकल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो जो व्यक्ति जिसकी अमूर्त बुद्धि बहुत अच्छी होगी तो वो क्या करेगा दोस्तों कि विचारों, कल्पनाओं में मानसिक प्रतिमाओं को बनाएगा दोस्तों और उसके सहारे बड़ी बड़ी समस्याओं को वो सॉल्व कर लेता है, यानी कि मन ही मन में कई सारी समस्याओं को सॉल्व कर लेता है। तो ऐसी जो इंटेलिजेंस है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आता है मूर्त बुद्धि यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि का तात्पर्य वैश्विक मानसिक क्षमता से होता है जिसके सारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है और उनके बारे में सोचता है तथा अपनी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन लाके उन्हें उपयोगी बनाता है। इसे दोस्तों व्यवहारिक बुद्धि भी बोला जाता है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी इसको बोला जाता है। जिन बालकों में दोस्तों मूर्त बुद्धि अधिक होती है वे ज़्यादातर दोस्तों जैसे हस्तकलाएं हैं इनकी क्षमता दोस्तों उसमें अधिक पाई जाती है और आगे जाके दोस्तों वो सफल मैकेनिक, कारीगर, इंजीनियर ये बनते हैं। तो जिन बालकों में दोस्तों मूर्त बुद्धि अधिक होगी, हस्तकलाओं की क्षमता उनमें अधिक होगी और वे आगे जाके एक सफल इंजीनियर या फिर एक कुशल कारीगर बनने में उनको सफलता मिलती है। अब दोस्तों हम बुद्धि में कॉन्सेप्ट मेंटल एज के बारे में दोस्तों जानेंगे कि मानसिक आयु क्या है। देखिए दोस्तों मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति की आयु को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया है। एक होती है दोस्तों तैथिक आयु, एक होती है मानसिक आयु। तैथिक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब यह होता है कि जो आपका जन्म हुआ, जन्म से लेकर आज तक का समय, उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म को आज 16 साल 3 महीने 4 दिन हो गए हैं तो वही दोस्तों उसकी क्या कहलाएगी, क्रोनोलॉजिकल एज कहलाएगी। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है मानसिक आयु का। मानसिक आयु दोस्तों क्या होती है, दूसरे तरह की आयु होती है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने किया है या काफी किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन दोस्तों बिने तथा साइमन के द्वारा किया गया था। मेंटल एज बेसिकली दोस्तों इस तरह की एज होती है जो कि बुद्धि परीक्षणों के द्वारा प्राप्त होती है। मानसिक आयु दोस्तों एक तरह का स्टैंडर्ड है, आप इस तरह से मान सकते हैं कि जिसके द्वारा आप आगे जाके बुद्धि लब्धि के कॉन्सेप्ट को निकाल पाते हैं, यानी कि आईक्यू किसी व्यक्ति का पता कर पाते हैं और उससे आपको पता लगता है कि किसी छात्र में कितनी बुद्धि है या वो कितना बुद्धिमान है। अब मानसिक आयु दोस्तों तैथिक आयु के बराबर भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब देखिए कभी ऐसा हो सकता है कि एक 8 वर्ष का बालक 6 वर्ष के बालक के लिए बनाए गए बुद्धि परीक्षण में सफलता प्राप्त ना कर पाए। तो इस केस में वो जो 8 वर्ष का बालक है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज तो 8 वर्ष ही रहेगी, लेकिन जो उसकी मेंटल एज है वो दोस्तों आपकी 6 वर्ष कहलाएगी। अब वहीं इसका उल्टा अगर मैं बात करूं, एक 6 वर्ष का बालक अगर 8 वर्ष के बालक के लिए बनाए गए बुद्धि परीक्षण को सॉल्व कर लेता है या फिर उसमें सफलता पा लेता है
तो फिर इस केस में इसकी क्रोनोलॉजिकल एज तो आपकी 6 वर्ष है, लेकिन जो इसकी मेंटल एज है वो 8 वर्ष दोस्तों मानी जाएगी। क्योंकि हो सकता है कि कोई बालक हो, वो 6 वर्ष का हो, लेकिन वो 8 वर्ष के लिए बनाए गए बुद्धि परीक्षण को सफलतापूर्वक सॉल्व कर ले या फिर उसमें सफल हो जाए। तो ऐसे में उसकी जो मेंटल एज होगी वो 8 वर्ष मानी जाएगी, भले ही उसकी आयु 6 वर्ष है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जो 10 वर्ष का हो, लेकिन वो 8 वर्ष या फिर उससे कम वर्ष के या 7 वर्ष के बालक के लिए बनाए गए बुद्धि परीक्षणों को भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो उसकी जो मानसिक आयु है दोस्तों वो क्या होगी, 10 वर्ष से अपने आप ही कम हो जाएगी, और भी ये 7 साल 6 साल जितने को भी पार कर पाएगा उतनी दोस्तों वो मानी जाएगी। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि 8 वर्ष का बालक 8 वर्ष की ही बुद्धि परीक्षणों को सॉल्व कर पाता है, तो उस केस में क्लिनिकल एज और मेंटल एज दोनों की दोनों क्या होगी, सेम होगी। और इसी के आधार पर दोस्तों फिर आईक्यू को मेजर किया जाता है, बुद्धि लब्धि को मेजर किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के बारे में। तो बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण दोस्तों बिने और साइमन ने 1905 में दोस्तों विकसित किया था, और इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया। यानी कि यहाँ से मानसिक आयु को मेजर किया जाता था और उसी के आधार पर बुद्धि को मेजर किया जाता था। इसके बाद 1916 में जो बिने और साइमन है, इस परीक्षण पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण संशोधन दोस्तों टर्मेन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया, और इसी संशोधन से दोस्तों आपका जो बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू के कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ था। अब यहाँ पर बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि का दोस्तों यहाँ पर प्रयोग देखने को मिला। हालांकि एक चीज आपको बतानी है कि अगर सबसे पहले बुद्धि लब्धि के बारे में बात करें तो जर्मनी के जो विलियम स्टर्न थे 1912 में ही दोस्तों इन्होंने बुद्धि लब्धि के सुझाव दे दिए थे। लेकिन व्यावहारिक रूप में ये बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है या इसका जो प्रयोग है वो टर्मेन के द्वारा दोस्तों किया गया था। इसको स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है 1916 में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनको आप ध्यान में रखें। अब बात करेंगे दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला दोस्तों बुद्धि लब्धि का होता है मानसिक आयु बट्टे तैथिक आयु गुणा 100। तो ये दोस्तों आप इसको यहाँ पर समझेंगे। अब मानसिक आयु और तैथिक आयु को दोनों को आप डिवाइड करेंगे, गुणा 100 करेंगे। अब एक चीज दोस्तों यहाँ पर हमेशा समझेंगे कि जो बुद्धि है, बुद्धि का विकास दोस्तों कम आयु में तेजी से होता है, अधिक आयु में कम होता है। जैसे कभी कभार क्या होता है कि आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर दोस्तों समझाऊं। जैसे मान लेते हैं कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई छात्र है, 15 साल का है वो, और वो 14 साल के मान लेते हैं कि 14 साल के बच्चे के लिए बनाए गए परीक्षण को सॉल्व कर पाता है। तो यहाँ पर इसकी मान लेते हैं मेंटल एज अगर वो 14 साल है और क्रोनोलॉजिकल एज मान लेते हैं 15 साल है, तो इस केस में अगर मैं आईक्यू की मैं इसकी बात करूंगा तो आईक्यू के लिए फॉर्मूला लग जाएगा मानसिक आयु बट्टे तैथिक आयु यानी कि 15 गुणा हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारा 93 तकरीबन आता है। तो यानी कि इसका जो आईक्यू है वो तकरीबन 93 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अभी आप देखें तो गैप इसमें कितना दोस्तों, केवल 1 साल का है। आप देख सकते हैं कि जो मानसिक आयु और जो आपकी तैथिक आयु है या वास्तविक आयु है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी केवल 1 साल का है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको कम एज में देखूं, जैसे मान लेते हैं कि अगर एक बच्चा है, छोटा बच्चा है जिसकी क्रोनोलॉजिकल एज मान लेते हैं 4 साल है, या चलिए इसको 5 साल मान लेते हैं, और उसकी जो मेंटल एज है वो मान लेते हैं 4 साल है। तो अगर आप यहाँ से अगर इसका आईक्यू निकालेंगे तो इस फॉर्मूला में अगर आप रखेंगे तो मानसिक आयु दोस्तों कितनी है, वो है आपकी 4 बट्टे 5 गुणा 100। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं 4 बट्टे 5 गुणा 100, तो फिर दोस्तों यहाँ पर कितना आता है, 80 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस केस में ये जो अंतर है वो आपको दोस्तों फिर भी काफ़ी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो इन दोनों का जो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है, भले ही मतलब कि इन दोनों के बीच की जो क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज है, उन दोनों के बीच में दोस्तों यहाँ पर स्पष्टता अंतर आपको दोस्तों दिखाई दे रहा है। क्लियर है कि दोस्तों यहाँ पर जो मतलब कि दोनों की बुद्धि लब्धि में अंतर है, भले ही इनकी जो मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल एज है दोस्तों दोनों में 1-1 वर्ष का अंतर है। यहाँ पर एक की मेंटल एज 14 है, क्रोनोलॉजिकल एज 15 है, दोनों के बीच में 1 साल का डिफरेंस है। ऐसी यहाँ पर जो इसकी क्रोनोलॉजिकल एज
5 साल है, मेंटल एज 4 साल है, 1 वर्ष का डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं आईक्यू के आधार पर यहाँ पर देखूँ तो आईक्यू के आधार पर देखा जाएगा तो इनके बीच में स्पष्ट यहाँ पर अंतर दिखाई देता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है उसका यहाँ पर जन्म हुआ है, क्योंकि पहले हम केवल इसी आधार पर या मेंटल एज के आधार पर दोस्तों यहाँ पर इसका मेजरमेंट करते थे। हम अगर जो बिने का परीक्षण है उसके आधार पर यहाँ पर मेजरमेंट करते तो हम ये मानते कि इन दोनों का सेम बुद्धि लब्धि है या सेम बुद्धि पर है, इनकी दोनों का सेम बुद्धि है, दोनों का सेम बुद्धि का स्टैंडर्ड है। लेकिन यहाँ पर जो बुद्धि लब्धि के आधार पर इन दोनों का जो स्टैंडर्ड है वो अलग अलग दिखाई देता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। तो बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब बुद्धि लब्धि की दोस्तों मान और उसके अर्थ यहाँ पर दोस्तों लिखे गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए कि बुद्धि लब्धि के मान है और उसके आधार पर दोस्तों यहाँ पर जो बालक है उसको कैटेगराइज किया गया है प्रतिभाशाली बालक, श्रेष्ठ बालक, मंद बालक, जड़ बुद्धि बालक में ये कैटेगराइज किया गया है। तो अगर कोई बच्चा है उसका आईक्यू 140 या इससे अधिक है तो वो प्रतिभाशाली माना जाएगा। अगर वो 120 से 139 है तो फिर उसको हम वेरी सुपीरियर या फिर अति श्रेष्ठ की श्रेणी में डालेंगे। 110 से 190 के बीच में वो दोस्तों सुपीरियर की श्रेणी में आता है। 90 से 109 के बीच में दोस्तों वो सामान्य नॉर्मल आता है। 80 से 89 के बीच में दोस्तों उसको मंद डल बुद्धि कह सकते हैं। इसके बाद 70 से 79 के बीच में उसको सीमांत मध्य बुद्धि बोला जाता है। 60 से 69 के बीच में मूढ़ बुद्धि मोरॉन। इसके बाद 20 से 59 तक यानी कि 60 से नीचे उसको दोस्तों हीन बुद्धि यानी कि इम्बिसाइल दोस्तों इसको बुलाता है। और 20 से कम इसको दोस्तों क्या बुलाता है, जड़ बुद्धि यानी कि इडियट बोला जाता है। तो ये जो वर्गीकरण है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे। पिछले बार भी दोस्तों आ चुका है ये प्रश्न। सो बुद्धि लब्धि को आप जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो बुद्धि लब्धि है ये बेसिकली दोस्तों क्या होता है, कम एज के छात्रों के लिए होती है, 15 साल से कम के लिए। लेकिन अगर 15 साल से ऊपर अगर आप मेजरमेंट करना चाहेंगे तो फिर दोस्तों वहाँ पर बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट नहीं होके वहाँ पर DIQ का प्रचलन है, जिसको कि हम डेविएशन इंटेलिजेंट कोशेंट के नाम से जानते हैं। तो अगर बड़े या प्रौढ़ों की बुद्धि लब्धि का मापन करना है तो वहाँ पर DIQ नामक फैक्टर काम करता है। अब दोस्तों हम जानेंगे बुद्धि की माप के बारे में, यानी कि मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि की माप हमेशा बुद्धि परीक्षण के द्वारा दोस्तों की जाती है। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने और साइमन ने मिलकर 1905 में बनाया था। यह बुद्धि परीक्षण काफ़ी लोकप्रिय हुआ और इसमें काफ़ी संशोधन भी दोस्तों किए गए। इसमें जो पहला महत्वपूर्ण संशोधन था वो 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। यह संशोधन में पहली बार बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को बुद्धि मापने के सूचक के रूप में प्रयोग किया गया। इसके बाद अनेक मनोवैज्ञानिक जैसे कि वेस्टलर हैं, आर्थर हैं, कैटल हैं, रैनवे हैं, गुड इनफ हैं, इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षण बनाकर बुद्धि मापन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण दोस्तों योगदान दिया है। भारत में भी कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया, जैसे कि डॉक्टर एस जलोटा, डॉक्टर मोहन चंद जोशी, डॉक्टर एस मोहसिन इसमें दोस्तों काफ़ी प्रमुख है जिनके द्वारा बुद्धि परीक्षण बनाए गए। सबसे पहले हम बिने साइमन परीक्षण की बात करेंगे। तो इस परीक्षण का जैसे कि हमने पहले बताया बिने और साइमन के द्वारा फ्रेंच भाषा में इसका निर्माण 1905 में किया गया था। ये दोस्तों आपका एक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है। व्यक्तिक का मतलब है इसमें एक टाइम पे एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण होगा। इसमें शाब्दिक एकांशों का प्रयोग किया गया है और इसमें जो पहला संशोधन है दोस्तों 1908 में किया गया था। ठीक है, इस परीक्षण का संशोधन भिन्न भिन्न लोगों के बाद में भी किया गया, जैसे कि कुलमान के द्वारा किया गया था 1912 में, 1922 में, 1939 में। फिर यर्कस थे, इन्होंने 1915 1923 में किया। हेरिंग ने भी 1922 में इसमें संशोधन किया था। इसके अलावा जो इसमें महत्वपूर्ण संशोधन था वो टर्मेन के द्वारा 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया, जिसमें स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के नाम से भी पुकारा जाता है। और इसमें पहली बार बुद्धि की माप के लिए बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया गया। इस परीक्षण में दोस्तों आपके दो फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म L होता है, एक फॉर्म M होता है। और इसमें कुछ नए नए प्रश्नों और एकांशों को जोड़ा दोस्तों इसमें गया है। ये दोस्तों हम बात कर रहे हैं जब इसमें संशोधन किया गया। ये संशोधन दोस्तों इसलिए किया गया ताकि इसके द्वारा कम उम्र के बच्चों तथा अधिक उम्र के बच्चों की भी बुद्धि का मेजरमेंट किया जा सके।
इसके बाद दोस्तों अगला जो बुद्धि परीक्षण है उसका नाम आता है वेशलर बुद्धि परीक्षण। देखिए वेशलर थे जो कि न्यूयॉर्क सिटी के बेलेव्यू अस्पताल में दोस्तों काम करते थे। इन्होंने बुद्धि के मापन में भी काफ़ी योगदान दिया और इन्होंने वयस्कों की बुद्धि के मापन के लिए 1939 में एक मापनी तैयार की थी जिसका नाम वेशलर वेलेव्यू मापनी रखा गया, या वेशलर वेलेव्यू स्केल के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। यानी कि वयस्कों के लिए, एडल्टों के लिए दोस्तों इन्होंने अपना बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। इस परीक्षण में भी आपके 2 फॉर्म थे और 2 फॉर्म में 10-10 उप परीक्षण थे। 10 में से 5 आपके शाब्दिक मापनी थे और 5 आपके क्रियात्मक मापनी थे, यानी कि 5 वर वर्बल स्केल एंड 5 वर फंक्शनल स्केल्स। इस परीक्षण में 1955 में भी दोस्तों आपका संशोधन किया गया और इसका नाम वेशलर वयस्क बुद्धि मापनी या फिर WAIS रखा गया। इसके अलावा दोस्तों 1981 में इस मापनी में फिर से संशोधन किया गया और इसको WAIS R दोस्तों इसका नाम रखा गया। इसके बाद दोस्तों वेशलर ने बच्चों के लिए भी बुद्धि मापनी का एक दूसरा परीक्षण 1949 में बनाया जिसको कि वेशलर बुद्धि मापनी बच्चों के लिए यानी कि WISC वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन दोस्तों नाम से जाना जाता है। तो 1949 में दोस्तों इन्होंने चिल्ड्रन के लिए अलग से दोस्तों वेशलर बुद्धि मापनी बनाई थी। अब दोस्तों जो अगला परीक्षण है उसका नाम है कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण या कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट। इस परीक्षण का निर्माण दोस्तों कैटल ने किया जिसमें आपकी 3 मापनियां हैं। पहली दोस्तों है 4 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए और मानसिक दोष वाले वयस्कों के लिए ये मापनी दोस्तों बनाई गई, जबकि जो मापनी 2 है वो 8 से 13 वर्ष की आयु वाले और औसत वयस्कों के लिए दोस्तों ये बनाई गई है, उसके लिए इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा मापनी नंबर 3 है जो कि दोस्तों हाई स्कूल के छात्रों के लिए है, कॉलेज के छात्रों तथा 14 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये जो परीक्षण है दोस्तों, इस परीक्षण का जो प्रयोग है एक समय में कई व्यक्तियों पर किया जा सकता है। इनके द्वारा दोस्तों जो बनाई गई मापनी है इसके द्वारा सामान्य मानसिक क्षमता कारक जिसको कि स्पेयरमैन के द्वारा G फैक्टर दोस्तों बोला गया है उसका दोस्तों मापन किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला परीक्षण है जिसका नाम है रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, इस परीक्षण का निर्माण दोस्तों रेवेन ने 1938 में दोस्तों किया था। इस परीक्षण के 2 फॉर्म हैं, एक बच्चों के लिए है, दूसरा वयस्कों के लिए है। बच्चों के लिए प्रयोग होने वाले जो फॉर्म है उसको रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बोला जाता है, जबकि वयस्कों के लिए प्रयोग होने वाले मैट्रिसेस को स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस हैं इसके दोस्तों 3 उप परीक्षण होते हैं जिनको हम A, AB और B के दोस्तों नाम से जानते हैं। ये कठिनाई किस तरह के अकॉर्डिंग होते हैं, पहले A थोड़ा सरल होता है, फिर AB थोड़ा कठिन और फिर B होता है वो सबसे कठिन होता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के अंदर 5 उपकर होते हैं, 5 उप परीक्षण होते हैं जिनको हम A, B, C, D, E के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो परीक्षण है वो अशाब्दिक परीक्षण है। ओके, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भाषा का प्रयोग नहीं होगा, केवल इंस्ट्रक्शन में दोस्तों हो सकता है, जिसका प्रयोग दोनों ढंग से यानी कि व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से किया जाता है। यानी कि दोस्तों इससे व्यक्तिगत परीक्षण, एक समय में एक व्यक्ति का परीक्षण भी ले सकते हैं और एक ही साथ कई लोगों का परीक्षण भी ले सकते हैं जिसको कि हम सामूहिक परीक्षण बोलते हैं। इसके द्वारा मूलतः अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन और प्रत्यक्षात्मक तीव्रता का मापन होता है, यानी कि परसेप्चुअल इंटेंसिटी का मापन होता है। सो इसके द्वारा दोस्तों आप लॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, परसेप्चुअल थिंकिंग, इंटेंसिटी, इन सभी का दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका एक अशाब्दिक परीक्षण है। इसके अलावा देखिए कुछ प्रमुख भारतीय बुद्धि परीक्षण हैं जिनके बारे में पढ़ना दोस्तों आवश्यक है।
भारतीय मनोवैज्ञानिक के द्वारा भी कई बुद्धि परीक्षण बनाए गए हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर MC जोशी द्वारा मानसिक योग्यता परीक्षण, जो कि 1960 में बनाया गया। इसके अलावा डॉक्टर प्रयाग मेहता द्वारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जो कि 1962 में बनाया गया। डॉक्टर RK टंडन द्वारा सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण, जो कि 1971 में बनाया गया। इसके अलावा प्रोफेसर RK ओझा, प्रोफेसर राय चौधरी द्वारा वाचिक बुद्धि परीक्षण 1971 में। डॉक्टर SS जलोटा द्वारा मानसिक योग्यता का संशोधित सामूहिक परीक्षा 1972। SS मोहसिन डॉक्टर के द्वारा सामान्य बुद्धि परीक्षण 1943 में बनाया गया। ये सभी बुद्धि परीक्षण दोस्तों आपकी क्या है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के लिए दोस्तों जिसका बुद्धि परीक्षण आप ले रहे हैं उसका पढ़ा लिखा दोस्तों होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपका भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों हम जानेंगे बुद्धि के प्रकार के बारे में। अब बुद्धि परीक्षण के दोस्तों जब हम प्रकार की बात करें तो इनको भी दोस्तों आप अलग अलग कसौटियों के आधार पर अलग अलग तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनके प्रकार के बारे में जानते हैं। तो बुद्धि की माप करने के लिए अनेक तरह के परीक्षणों का मूल रूप से निम्नलिखित 2 कसौटियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रियान्वयन के तरीकों के आधार पर, यानी कि कैसे आप उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर बात करें तो क्रियान्वयन के आधार पर बात करें, बुद्धि परीक्षण आपके 2 तरह के होते हैं। एक होता है व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण यानी कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण आपका क्या आता है दोस्तों, आपका जो कि बेसिकली बिने साइमन के द्वारा 1905 में दोस्तों बनाया गया था। इसे बिने साइमन परीक्षण भी कहा जाता है। इसके अलावा कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, पास अलोंग परीक्षण, घन रचना परीक्षण, ये सभी दोस्तों आपकी क्या है, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण के एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार के बुद्धि परीक्षणों को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण इसलिए बोलते हैं कि जिनका क्रियान्वयन एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है, तो उसको हम व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक समय पर एक ही व्यक्ति का टेस्ट आप लेंगे। इसके बाद जो दूसरा टाइप आता है वो आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होगा, एक समय पर एक से अधिक व्यक्तियों पर इनका क्रियान्वयन किया जा सकता है या उनका परीक्षण लिया जा सकता है। तो इसको ही सामूहिक बुद्धि परीक्षण बोला जाता है। सबसे पहला दोस्तों जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में दोस्तों बनाया गया था, क्योंकि युद्ध के समय पर दोस्तों कम से कम समय पर बहुत से सैनिकों के बुद्धि मापन की आवश्यकता महसूस की गई। अब व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण से इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकती थी, इसलिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण बनाए गए, जैसे कि आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, ठीक है। तो इस तरह के दोस्तों ये परीक्षण बनाए गए। अब प्रयाग मेहता के द्वारा भी सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1962 में बनाया गया। इसके अलावा RK टंडन के द्वारा सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण बनाया गया 1961 में। MC जोशी के द्वारा भी मानसिक योग्यता परीक्षण 1960 में बनाया गया। ये भारतीय मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण बनाए गए हैं उनके एग्जाम्पल है। अब इसके बाद अगला आता है एकांशों के स्वरूप के आधार पर। पहला क्या आया था दोस्तों, क्रियान्वयनों के आधार पर। अब ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ आइटम्स या फिर यूनिट्स। तो देखिए, बुद्धि परीक्षणों को एकांश स्वरूप के आधार पर भी 4 भागों में आप बांट सकते हैं। सबसे पहला आता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण यानी कि परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। और अभाषाई बुद्धि परीक्षण यानी कि नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में उन परीक्षणों को लिया जाएगा जिनमें लिखित शब्दों अर्थात लिखित भाषा का प्रयोग निर्देश देने तथा परीक्षण के एकांशों या प्रश्नों में किया जाता है। यानी कि यहाँ पर निर्देश देते वक्त भी भाषा का प्रयोग होगा और प्रश्नों में भी भाषा का प्रयोग होगा। और बेसिकली इनसे उन्हीं लोगों का परीक्षण लिया जाएगा जो कि पढ़े लिखे होंगे। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को भी आप 2 भागों में बांट सकते हैं, शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण और शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण क्या होगा, जिसमें आप एक ही व्यक्ति का एक बार में परीक्षण ले पाएंगे। और शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण क्या होगा, जिसमें आप एक समय में कई सारे लोगों का टेस्ट ले पाएंगे और जहां पर आप
शब्दों का प्रयोग करेंगे निर्देश देने में, साथ ही साथ प्रश्नों में भी। इसके बाद दोस्तों अगला आएगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाएगा जिसमें भाषा अर्थात शब्दों, वाक्यों का तथा संख्या का प्रयोग निर्देश में निश्चित रूप से होता है। निर्देशों में तो होगा परंतु एकांश का प्रयोग नहीं होता है, और साथ ही साथ व्यक्ति जिसकी बुद्धि मापी जा रही है उसको भी दोस्तों आप किसी भी तरह से यहां पर जोड़ तोड़ नहीं देंगे। या बेसिकली आप इसको सिंपली कह सकते हैं कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आप निर्देश देते वक्त तो भाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन प्रश्नों और एकांशों में उसका प्रयोग नहीं होता है। मतलब कि एकांशों में इनका प्रयोग नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ जिसको आप व्यक्ति की जिसकी भी आप बुद्धि का आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसको कोई किसी भी तरह का दोस्तों परफॉर्मेंस नहीं देनी होती, जोड़ तोड़ नहीं होता है। यानी कि उसके सामने क्या होंगे, चित्र प्रदर्शित होंगे और चित्रों को दोस्तों उसने क्या करना होगा, मिलान करना होगा। यानी कि उसके परिचालन और जोड़ तोड़ में परीक्षार्थी को उसको सही करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि कोई क्रिया नहीं करनी है, उसको ध्यान रहे। यहाँ पर अभी हम दोस्तों जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है उसके बीच का एक माइनर सा डिफरेंस है, वही दोस्तों हमने यहाँ पर जानना है। तो फ्रीमैन 1969 में रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस को अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उत्तम उदाहरण इनके द्वारा बताया गया। तो जो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है जिसके बारे में दोस्तों हमने बात करी थी, ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उत्तम उदाहरण आप कह सकते हैं। अब अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का सबसे बड़ा गुण यह है कि चूंकि इसमें भाषा का प्रयोग एकांशों में नहीं होता, इसलिए इसका जो प्रयोग है दोस्तों छोटे बच्चों और कम पढ़े लिखे व्यक्तियों तथा मानसिक रूप से मंदित बच्चों के लिए आसानी से किया जा सकता है। यानी कि कोई अगर आपका मेंटली रिटार्डेड बच्चा है या फिर छोटा बच्चे हैं या फिर लेस एजुकेटेड पीपल हैं, उनके लिए आप इस टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस यानी कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के दोस्तों हम बात करेंगे। अब क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में क्या होगा दोस्तों कि इसमें बेसिकली आप इंस्ट्रक्शन में भाषा या संख्या का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एकांश में जहां पर आपके प्रश्न होंगे वहां पर भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा, जस्ट लाइक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और इस परीक्षण में व्यक्ति के सामने वस्तु को वास्तविक रूप में उपस्थित किया जाता है, ना कि उसके चित्र बनाकर। अब अशाब्दिक में क्या होता है कि वस्तु को वास्तविक रूप से उपस्थित नहीं किया जाता है और यहाँ पर उसको वास्तविक रूप से उपस्थित किया जाएगा और उसमें जोड़ तोड़ करना पड़ता है। यानी कि ऐसा कोई फिगर है उसको तोड़ दिया, उसके बाद उसको जोड़ के बनाना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या है, क्रिया करनी पड़ी है। वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर चित्र दे दिया, आपको कोई वस्तु नहीं दी वास्तविक रूप से, उसका चित्र दे दिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्रिया करनी है, वास्तविक में वस्तु आपको दी जाती है। ठीक है। सो इस तरह से आप क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है दोनों के डिफरेंस को समझ सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की, तो सबसे पहला क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण सेगुइन ने 1866 में निर्मित किया था और इसका नाम सेगुइन फार्म बोर्ड था, जिसका प्रयोग मानसिक रूप से मंदित बच्चों की बुद्धि मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद काफ़ी सारे क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण आए जिनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहला है कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। इस परीक्षण का निर्माण MC कोह के द्वारा 1923 में किया गया। इस परीक्षण में क्या होता है कि ब्लॉक की सहायता से एक एक करके 10 दोस्तों क्या होते हैं डिजाइन होते हैं, उनको बनाना होता है। इसमें कुल मिला के 16 दोस्तों ब्लॉक होते हैं और इन ब्लॉक की सहायता से आपको 10 डिजाइनों को बनाना होता है। और डिजाइन को बनाने में जितना आपको समय लगता है या फिर जो आप त्रुटि करते हैं उसके आधार पर ही बुद्धि की माप की जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है पास अलोंग टेस्ट। पास अलोंग टेस्ट है, इस परीक्षण में 9 डिजाइन अलग अलग कार्ड पर बने होते हैं और इस परीक्षण में कुल मिलाकर लाल और नीले रंग के आयताकार तथा वर्गाकार 13 दोस्तों इसमें ब्लॉक होते हैं और 4 भिन्न भिन्न आकार के छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। अब इसमें कार्ड पर बनी जो डिज़ाइन है और जो बॉक्स में जो डिज़ाइन है उसके विपरीत डिज़ाइन को बनाकर बुद्धि परीक्षक परीक्षार्थी के सामने रख देता है और एक समय में परीक्षार्थी को कार्ड पर दी गई डिज़ाइन के सामान बनाना होता है। डिज़ाइन बनाने में जितना भी समय लगेगा और जो भी त्रुटि होगी
उसके आधार पर बुद्धि की माप की जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है घन रचना परीक्षण। इस परीक्षण की व्याख्या सर्वप्रथम गाव GAW ने दोस्तों की थी। इसमें 3 मॉडल होते हैं और कुल 26 दोस्तों इसमें घन होते हैं यानी कि क्यूब्स होते हैं, और जिसमें सिर्फ 2 रंगों में अर्थात उजले तथा भूरे रंग में रंगे होते हैं। और फिर वही वाली बात है कि इसमें जो भी आपको मॉडल है उसकी आकृति के अनुसार परीक्षार्थी को घनों की सहायता से आकृति इसमें बनानी पड़ती है। जितना आपका इस मॉडल को समय लगेगा, जितनी आप त्रुटि करेंगे, उसके आधार पर ही आपकी बुद्धि का मापन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो अगला परीक्षण है उसका नाम है अभाषाई बुद्धि परीक्षण यानी कि नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट। अभाषाई बुद्धि परीक्षण दोस्तों वैसे परीक्षण को बोला जाता है जिसमें भाषा का प्रयोग ना तो एकांश में दिखता है ना ही निर्देश में होता है, यानी कि ना आपको क्वेश्चंस में वहां पर भाषा का प्रयोग होगा ना ही इंस्ट्रक्शन में देखने को मिलता है। तो जनरली इस टाइप के परीक्षण में निर्देश हाव भाव, निर्देशन या फिर चिंताभिनय द्वारा दिया जाता है, यानी कि आप इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे इट विल बी गिवन थ्रू गेस्चर, डायरेक्शन एंड माइंड एक्टिंग। इसके द्वारा दोस्तों आप इसमें निर्देशन देंगे। ठीक है, बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि आप डिमॉन्स्ट्रेशन दोस्तों यहाँ पर देंगे। आपका जेस्चर जैसा होगा या आपका चित्ताभिनय कैसा होगा, इसके द्वारा दोस्तों आप इसको देंगे। ठीक है, और इस तरह के टेस्ट में परीक्षार्थी को वस्तुओं को वास्तविक जोड़तोड़ भी नहीं करना होता है। ठीक, तो आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि आभासी परीक्षा बुद्धि परीक्षण में एक्चुअली क्या क्या होता है। तो ऐसे परीक्षणों में जो निर्देश है हाव भाव, चित्ताभिनय तथा निर्देशन द्वारा दिया जाता है, ना कि किसी प्रकार की भाषा के द्वारा। ठीक है, या आप जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे वो गेस्चर के माध्यम से या फिर आप अपने पेंटोमाइन के द्वारा या फिर आप उसको डिमॉन्स्ट्रेशन के द्वारा देंगे। ठीक है, किसी भाषा का प्रयोग आप नहीं करेंगे। इस परीक्षण के एकांश में भी आप बिल्कुल भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन परीक्षणों में परीक्षार्थी को कुछ वस्तुएं जैसे कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में उनको वास्तविक वस्तुएं दी जाती हैं, वैसे इसमें वस्तुएं नहीं दी जाएंगी। इन तरह के परीक्षणों में परीक्षार्थी को वास्तविक जोड़तोड़ नहीं करना पड़ता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि गुड एनफ का ड्रॉ ए मैन परीक्षण, कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण इसके दोस्तों प्रमुख उदाहरण हैं। अब देखिए काफ़ी हद तक जो आभासाई बुद्धि परीक्षण है वो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण से मिलता जुलता है, तो इसके जो गुण और दोष हैं दोनों क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के ही समान हैं। इन दोनों के बीच में अगर आप मेजर से या आप कह सकते हैं स्मॉल सा जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस तो इसमें दिखाई नहीं देता, स्मॉल डिफरेंस या माइनर सा जो डिफरेंस है वो आप पता लगा सकते हैं कि जो निर्देश है, निर्देश में जो भाषा का प्रयोग है वो आभासाई बुद्धि परीक्षण में बिल्कुल नहीं होता है। जबकि निर्देश में अगर मैं बात करूं क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की, तो वहां पर भाषा का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब दोनों के होने के चांसेस वैसे होता है वहां पर। ठीक है, तो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में जो आप निर्देश देते हैं तो वहां पर भाषा का प्रयोग जनरली होता है। इसके अलावा एकांश में भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है और वस्तुओं का वास्तविक जोड़ तोड़ भी वहां पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आभासाई जो बुद्धि परीक्षण होगा, यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि निर्देश में भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, ना ही एकांश में भाषा का प्रयोग होगा और वस्तुओं का वास्तविक जोड़ तोड़ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है आभासाई बुद्धि परीक्षण और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के बीच में। बाकी इनके जो जो बुद्धि परीक्षण है उनको भी आप अच्छे से याद करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आज हमने दोस्तों पढ़ी बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि का संप्रत्यय और बुद्धि की माप के बारे में। अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों उसमें हम बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।